जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पॉलिटी अर्थात आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के चौथे अध्याय लोकतंत्र की उपलब्धियां से संबंधित सभी मुख्य तथ्यों को देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, अध्याय 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 को उसी तरह से बारीकी से देखेंगे। यदि आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में हमारा वीडियो सहयोग करे। ठीक है, चलिए आसान भाषा में हम चौथे अध्याय को समझते हैं। तो कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी इस आपके अध्याय के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र की खूबियां पढ़ने वाले हैं, यानी लोकतंत्र की अच्छी बातें। तो कहता है लोकतंत्र की निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां एवं विशेषताएं हैं। क्या क्या है आगे हम लोग देखते हैं। पहला कहता है उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था। उत्तरदायी मतलब जो ऐसा शासन व्यवस्था, यानी उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के हितों के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसको और समझते हैं। कहता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के कल्याणकारी कार्यों के लिए तत्पर रहना, यानी ऐसी व्यवस्था में जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वो जो है वो जनता के कल्याणकारी कार्यों में, यानी जनता के हितों से संबंधित कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी आगे रहते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कि संविधान एवं कानून के दायरे में रहकर जनता के हित में कार्य करना, यानी लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था होती है, उस संविधान और कानून के दायरे में रह करके उसके अंतर्गत रहते हुए भी जनता के हित में कार्य करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक खासियत है। ठीक है, राजतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे एक विशेष प्रकार के व्यवस्थाएं होती है जो कि राजा के द्वारा निर्धारित की जाती है, और वहाँ पे राजा के मर्जी के अनुसार काम होता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। कहता है अगला पॉइंट कि जनता का कार्य नहीं होने की स्थिति में चुनाव में उन्हें वोट से खारिज कर देना, और यही जनता का सबसे मूलभूत शक्ति होता है। यानी मान लीजिए कोई जनता को बरगला करके कोई सरकार बना लिया और वो अपने कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया, तो आने वाले समय में जब फिर से वो चुनाव लड़ेगा तो जनता उन्हें मात दे करके उनके गलती का एहसास करवा सकती है, और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबी है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जनता का चुनाव में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता होता है वो जनता चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वो उत्सुक रहती हैं ताकि कोई गलत प्रतिनिधि ना चुने जा सके। तीसरा पॉइंट है जनता का शिक्षित होना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनता यदि शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपने मूलभूत अधिकारों को नहीं समझ पाएंगी, और वो सरकार को चुनने में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अक्सर जहाँ पे अनपढ़ों या कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती है, मूर्ख नहीं कह सकते या फिर मूर्ख भी कह लें, तो ऐसे व्यवस्थाओं में एक क्रिमिनल छवि वाले लोग ज़्यादातर चुनाव जीतते हैं और वही शासन करते हैं जिनका प्रभाव बुरा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक समानता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है यहाँ पे एक सामाजिक समानता होता है। ठीक है, सामाजिक समानता कहने का मतलब कि कहता है कि संविधान के तहत, यानी हमारे भारत के संविधान के तहत नागरिकों को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थल के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी नीची जाति का या ऊंची जाति का, जो हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था बनाया गया उसके अनुसार होता है, तो उसके जाति के वजह से हम उनको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके धर्म के वजह से हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी महिला पुरुष या किन्नर की वजह से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी के वंश के, यानी किसी के वंश में मान लीजिए कि उनके पूर्वज कुछ गलत कर गए होंगे, लेकिन उनके वजह से भी किसी व्यक्ति को हम जज नहीं कर सकते, या फिर कोई जन्मस्थल के आधार पर किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान कहता है, और इसको हम लोग सामाजिक समानता यानी समानता का अधिकार कहते हैं, जो कि हमें भारत के सभी नागरिकों को संविधान के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
आगे कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ होना। पंचायती राज व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था कहने का मतलब कि हमारे लोकल गवर्नमेंट्स जो होते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं जिसमें हमारे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख वगैरह वगैरह जो भी जनप्रतिनिधि जो हमारे लोकल में होते हैं वो सभी इनमें आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। और इनका मजबूत होना लोकतंत्र की खूबी है। ये मजबूत होंगे तब ऊपर की सरकारें भी मजबूत होंगी, वरना ऊपर की सरकारें कोई भी अच्छा काम कर दे लेकिन नीचे आते आते तक वो भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, यानी किसी के पक्ष में नहीं या फिर किसी के खिलाफ में नहीं। स्वतंत्र जनता जिधर स्वतंत्र है, जिनको पसंद करती है उनको अपने स्वेच्छा से मत दे सकती है। चाहे देश का अमीर से अमीर आदमी हो या देश का गरीब से गरीब आदमी हो, उनको एक ही अधिकार दिया गया कि वो केवल एक मत गिरा सकते हैं, यानी एक ही वोट डाल सकते हैं। ये नहीं है कि कोई आदमी ज़्यादा अमीर है तो वो ज़्यादा वोट गिराएगा, ज़्यादा गरीब है तो ज़्यादा वो वोट नहीं गिराएगा। ऐसा कोई नहीं है, समाज में समानता का अधिकार है। ठीक है, हमारे संविधान के थ्रू भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और जो पागल ना हो वो व्यक्ति अपने अधिकार का पालन करते हुए एक मतदान कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सामाजिक विषमता एवं सामंजस्य। लोकतंत्र में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, कई लिंग के लोग रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सामंजस्य होता है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, कहने का मतलब कि आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाना, यानी लोग हमारे मोहल्ले में किस तरह के रहते हैं उनके साथ हमारा समझदारी होना चाहिए, उनके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। अगला है मतभेदों एवं टकरावों के बीच सामंजस्य। हमारे यहाँ जन्म स्थल, जाति, लिंग भेद इस आधार पे भेदभाव किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ भी हमारे देशों में सामंजस्य मेल मिलाप होता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, आगे कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं देखने को मिलता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब राजतांत्रिक व्यवस्था, जहाँ पे राजाओं का शासन होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वैध सरकार का गठन होता है, यानी जो हमारे हितों में सोचती है। अगर हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सरसरी निगाह डालें तो उस पर ऊपर वर्णित उपलब्धियों को लेकर भारतीय लोकतंत्र अपनी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है। जो मैंने आपको ऊपर बताया, यानी उस पर अगर हम नज़र डालें तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अपनी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ बुराइयां हैं, जैसे धन बल पर चुनाव लड़ा जाता है, कुछ लोग अमीर होते हैं तो उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, आपराधिक छवि के लोग ज़्यादा चुनाव जीतते हैं। तो ये सब हमारे लोकतंत्र की खराबियां हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगर इसको हम लोग नज़रअंदाज करें तो फिर हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल हो सकता है। थोड़ा सा ये कठिनाइयाँ आती है जहाँ पे धन बल पर चुनाव लड़ने वाले चुनाव जीतते हैं या फिर आपराधिक छवि के व्यक्ति चुनाव जीतते हैं। ठीक है, कहता है और सबसे बड़ा एक परिवारवाद की राजनीति। मैंने आपको तीसरे अध्याय में समझाया था परिवारवाद क्या होता है। ठीक है, परिवारवाद मतलब किसी एक ही पार्टी के जो रिश्तेदार होते हैं या फिर उनके जो वरिष्ठतम नेता होते हैं वो अपने रिश्तेदार या बेटा भतीजावाद करते हैं, तो उन्हें परिवारवाद कहा जाता है, यानी अपने परिवार के लोगों को ही ऊंची पैदान तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस सब चीज़ों को राजनीति में समाप्त कर दिया जाए तो लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। यदि आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए कि लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जा सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे कहता है, आगे चलिए, इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हो जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इस अध्याय से मुख्य प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आता है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। दूसरा आता है भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि यदि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को हटा दिया जाए राजनीति से या फिर धन बल पर चुनाव लड़ने वाली समस्याओं को खत्म कर दिया जाए तो हमारे यहाँ लोकतंत्र सफल हो सकती है। आगे कहता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी गुजरे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये क्रैश कोर्स लेकर आया है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको एक एक करके सभी अध्याय और सभी पुस्तक का समाधान देने वाला हूं। ठीक है, तो इसी के साथ अभी ही देर ना करें, हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।